चलिए, आफ्टर एक्सप्लेनिंग दैट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ electrochemical equivalent for different substances, let me first write the statement of first law of electrolysis. Before introducing two new terms, let me first write the Faraday's first law statement. पहले मैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की स्टेटमेंट को लिख देता हूं. बड़े ध्यान से देखा जाए. Now, what does that law suggest? अब यह लॉ क्या कह रहा है, मैं उस बात को लिखता हूं. देखिए, साफ साफ एक्सप्रेशन से दिख रहा है. मास ऑफ अ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. क्यों? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज क्यों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सेल. मैं लिखता हूं first law statement. It states that the mass of substance electrolyzed would be directly proportional to the quantity of electricity. देखिए खास बात, Q is the charge, charge is the quantity of electricity. अगर आपको ध्यान हो, it is the quantity of electricity, is the amount of electricity passed through the cell. कितने समय के लिए करंट पास हुआ और कितना करंट पास हुआ, that is the amount of electricity. क्वांटिटी की जगह मैं लिखता हूं amount, is directly proportional to the amount of electricity passed throughout the cell. एक बात ध्यान रखी जाए, अगर किसी न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट क्यू. हमें चार्ज निकालना है, क्यू निकालना है. चार्ज क्यू इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना करंट पास हुआ है, कितने समय के लिए हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गॉट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू आउट द सेल. दैट इज आवर first law of electrolysis, that is Faraday's first law of electrolysis. और इन एक्सप्रेशन को भी बड़े ध्यान से देख लिया जाए. ZQ equivalent weight upon 1 Faraday into Q, या equivalent weight upon 1 Faraday into I into T. अब मैं दो नई टर्म्स को इंट्रोड्यूस करता हूं, जो प्लीज कॉपी डाउन फास्ट. फिर मैं पूरा बोर्ड को इरेज कर दूंगा और दो नई टर्म्स को इंट्रोड्यूस करूंगा. कॉपी डाउन फास्ट. चलिए, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस टू न्यू टर्म्स. बड़े ध्यान से समझा जाएगा.
तो these two terms are very very important for us. दोनों ही टर्म बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और न्यूमेरिकल्स करते समय इन दोनों ही टर्म्स का उपयोग बार बार करा जाता है. That's why we'll understand it in deep. बड़े ध्यान से डिटेल में समझा जाए यह टर्म्स है क्या. देखिए, हम कहते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, या बिल्कुल ठीक, इन दैट सिमिलर मैनर, ठीक उसी तरीके से वी यूज टू डिफाइन अ न्यू टर्म, वन मोर टर्म, दैट इज नंबर ऑफ फैराडेज. देखिए, हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस किस तरीके से, m अपॉन इक्विवेलेंट वेट. और अब मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ फैराडेज. एंड हाउ वी यूज टू डिफाइन इट, Q upon 1 Faraday. That will give us the number of Faradays. कितना चार्ज पास हो रहा है. सपोज वहां पर 10,000 कूलम का चार्ज पास हुआ है, तो 10,000 कूलम में कितने फैराडे हैं. क्या करोगे, 10,000 को 1 फैराडे से डिवाइड कर दोगे, मतलब 96500 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे. 100 बाय 965, इतने फैराडेज वहां पर मौजूद है. सिंपल, हम एक डिफाइन कर रहे हैं टर्म नंबर ऑफ फैराडे Q बाय F, Q बाय 1 फैराडे, जितना वहां पर चार्ज पास हो रहा है टोटल अपॉन 1 फैराडे. सपोज 10,000 कूलम चार्ज पास हो रहा है, तो 10,000 कूलम्स को अपॉन 96500 कर देंगे, तो वहां पर विल गेट 100 बाय 965 फैराडेज. इतने फैराडेज वहां से पास हुए होंगे. That simply means, अगर मैं कहूं कहीं से 0003 इतना फैराडे, इतना कूलम्स ऑफ चार्ज पास हुआ है, इतना कूलम्स ऑफ चार्ज पास हुआ है. इनफैक्ट मैं क्वेश्चन ही देता हूं, इफ कैलकुलेट the number of Faradays if 193,000 coulomb of charge is passed through the cell. समझेंगे, it's quite simple. सेल से इतना चार्ज पास हुआ है, ठीक है, तो कितने फैराडे होंगे, क्या फॉर्मूला है, Q बाय F, मतलब 193,000 अपॉन 96500. 20 से 20 बढ़ गई, 1 जा 2 जा, मतलब कितने फैराडे, 2 फैराडे. वहां पर कितने फैराडे पास हुए हैं, अगर सर्किट से इतना चार्ज पास हुआ है, मतलब वहां से 2 फैराडे पास हुआ है. मैं इतना चार्ज ना बोलकर मैं सिंपली बोल दूंगा 2 फैराडे ऑफ चार्ज पास हुआ है. 193,000 कूलम्स ऑफ चार्ज बोलने की बजाय मैं वहां पर बोल दूंगा 2 फैराडे ऑफ चार्ज पास हुआ है. इन दैट मैनर वी यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फैराडेज. अब एक खास बात और, बड़े ध्यान से समझेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने अभी अभी पढ़ा था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को देखते समय, M is equivalent weight upon 1 Faraday into Q. मैं इस इक्विवेलेंट वेट को इधर ले आता हूं, Q
क्या बच गया, Q/1 फैराडे। ऑब्जर्व इट, that is my number of equivalents and that is my number of Faradays. What does it means? It means that during an electrolysis, during an electrolytic cell, number of equivalents will be equals to number of Faraday. जितने वहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही वहां पर नंबर ऑफ फेरेडेज होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स is equals to number of Faradays। बड़े ध्यान से इस बात को समझा जाए। अगर सर्किट में 2 इक्विवेलेंस पास हो रहे होंगे तो वहां पर 2 फेरेडे होगा, 10 इक्विवेलेंस होंगे तो 10 फेरेडे होगा। सर्किट में जितने इक्विवेलेंस पास होंगे उतने ही वहां पर नंबर ऑफ फेरेडेज होंगे। और यही हमने सीखा है इक्विवेलेंट कांसेप्ट में। हमने क्या सीखा था इक्विवेलेंट कांसेप्ट में? हमने कहा था अगर एक इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा और एक इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा। और इसका मतलब क्या है, अगर जब एक इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, वन इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस होगा, मतलब वहां से 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास हुआ होगा। इट सिंपली मींस घुमाया जा रहा है, यहां से पकड़ लो यहां से पकड़ लो, बात एक ही है। अगर एक इक्विवेलेंस है तो एक ही फैराडे होगा। और यही इक्विवेलेंट कांसेप्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर में इक्विवेलेंट कांसेप्ट पढ़ा था। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, वन इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑक्सीडाइज वन सब्सटेंस ऑफ वन इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस एट एनोड एंड वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस ऑफ कैथोड। यही इक्विवेलेंट कांसेप्ट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अपॉन नंबर ऑफ फैराडे, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे। बड़े ध्यान से इस बात को देखिए। दैट इज माय इक्विवेलेंस कांसेप्ट। लिख भी देता हूं, इक्विवेलेंस कांसेप्ट, यही मेरा इक्विवेलेंस कांसेप्ट है। आई होप इक्विवेलेंस कांसेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। जितने वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होंगे उतने ही नंबर ऑफ फैराडेज होंगे। बात को ध्यान रखा जाए, जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होंगे उतने ही नंबर ऑफ फैराडेज होंगे। कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए। फिर मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस करता हूं। इसका आंसर मैंने निकाला था 2 फैराडे। कॉपी डाउन फास्ट। अब मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस करता हूं, करंट एफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बड़े ध्यान से समझेंगे। मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, करंट एफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। सपोज मैं 10 घंटे पढ़ता हूं और मैं 10 घंटे पढ़ने के बाद 10 घंटे के बराबर ही सीखता हूं, तो मेरी एफिशिएंसी कितनी हुई? कैन यू कैलकुलेट इट? क्या पता लगा सकते हो? नहीं? ओके, मैं बताता हूं। देखिए, एफिशिएंसी का सीधा सा मतलब होता है एफिशिएंसी। कहीं पर भी साइंस में एफिशिएंसी हो, वी डिनोटेड बाय ईटा, और इसका सिंपल सा मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। सपोज मैं 10 घंटे पढ़ता हूं और 10 घंटे के बराबर ही सीखता हूं। जितना 10 घंटे में सीखा जाना चाहिए उतना ही सीखता हूं।
तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, परसेंटेज निकालनी है 100%। अगर मैं 10 घंटे पढ़ता हूं और सीखता 5 घंटे के बराबर हूं, तो एफिशिएंसी कितनी हुई, ऑब्जर्व इट, 50%। साफ साफ मैं पढ़ा 10 घंटे है पर सीखा कितने के बराबर है, 5 घंटे। 5 घंटे खराब हो गए ना, वेस्ट हो गए, तो एफिशिएंसी कितनी हुई, 50%। ठीक इसी तरीके से वी यूज टू कंसेप्चुअलाइज एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और करंट एफिशिएंसी। हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए भी एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं एंड वी कॉल इट एज करंट एफिशिएंसी और इलेक्ट्रोलिसिस एफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। समझेंगे हाउ वी यूज टू डिफाइन इट। एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100, अगर परसेंटेज में बात करनी है। अब वी यूज टू डिफाइन efficiency of electrolysis. और current efficiency. It is defined as the ratio of the actual mass deposited, actual mass liberated और deposited, या actual mass का जो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, liberated और deposited to the theoretical mass according to Faraday. मतलब eta is given by actual mass deposited और liberated, या एक्चुअल मास इलेक्ट्रोलाइज्ड, सबसे आसान, एक्चुअल मास इलेक्ट्रोलाइज्ड अपॉन थ्योरेटिकल मास इनटू 100। मैं समझाता हूं, देखिए बड़े ध्यान से इस बात को समझा रहे हैं। होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सपोज मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया, बैटरीज लगाई, एनोड बनाया, कैथोड बनाया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने लगा। अब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए सपोज 5 एम्पियर का करंट पास कर, और उस 5 करंट एम्पियर से वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस हुआ और 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड हो गया। That is my actual mass electrolyzed. That is my actual mass oxidized or reduced. वाकई में जो हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस that is 10 ग्राम. But according to Faraday's law, according to Faraday's concept, वहां पर 15 ग्राम इलेक्ट्रोलाइज्ड होना चाहिए। वहां पर जो वाकई में मास सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड होना चाहिए था, that would be 15 ग्राम, पर हुआ नहीं है 15 ग्राम, हुआ कितना है, 10 ग्राम ही सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ है। अब ऐसा क्यों, देखिए होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहां पर कई बार हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, करंट वहां पर कुछ वेस्ट हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वहां पर वह वेस्ट हो जाती है। या कई बार हमारा सेटअप इस तरीके का होता है कि वहां पर एफिशिएंसी नहीं आ पाती, वहां पर वेस्टेज ज्यादा होती है, करंट वेस्ट ज्यादा होता है,
उतना मास सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज नहीं हो पाता है। इट कैन बी ड्यू टू मेनी रीजंस, उसके ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वेस्ट क्यों हो जा रहा है। देयर आर सो मेनी ऑफ रीजंस, बट उस इलेक्ट्रिक करंट के वेस्ट हो जाने की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जितना उसे करना चाहिए था वह उतना नहीं करता है, उससे कम करता है। और इस बात को कंसेप्चुअलाइज करने के लिए हम उसकी एफिशिएंसी को निकालते हैं। उसे पढ़ना तो 10 घंटे चाहता, वो पढ़ा तो 10 घंटे ही है, पर उसने सीखा 10 घंटे के बराबर नहीं है। उसमें से करंट तो 10 एम्पियर का पास हुआ है, पर 10 एम्पियर के बराबर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ है। और इस बात को कंसेप्चुअलाइज करने के लिए हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और करंट एफिशिएंसी, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास लिबरेटेड, जितना मास वाकई में लिबरेट हुआ है, इलेक्ट्रोलाइज हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, टू द थ्योरेटिकल मास अकॉर्डिंग टू फैराडेज, जितना मास फैराडे के हिसाब से होना चाहिए था, दैट वुड बी डिनोमिनेटर। इस तरीके से हम इसके एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। आई होप यह बात आपको समझ आ गई होगी, हाउ यू विल यूज टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक बात और, इस चीज का ध्यान रखा जाए, वेस्टेज जिस भी प्रकार हो रही है, जिस भी वजह से हो रही है, वो हमारा कंसर्न नहीं। वेस्टेज क्यों हो रही है, इट इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न। हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि वेस्टेज हो रही है, उस वजह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो एफिशिएंटली नहीं काम कर रहा है, 100% एफिशिएंसी नहीं दे रहा है। जितना उसे इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहिए था उतना इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर रहा है, उससे कम कर रहा है। और इसी बात को हम करंट एफिशिएंसी या एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से कंसेप्चुअलाइज करते हैं। चलिए मैं इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन भी देता हूं इसी समय। फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट इसको कॉपी कर लिया जाए। मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने रखता हूं। चलिए हम कहते हैं, लेट्स सपोज वहां पर हम एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, और उस एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करने से हमें वहां पर कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होता हुआ नजर आ रहा है। एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करा जा रहा है, और इसके लिए 2 एम्पीयर का करंट पास करा जा रहा है, 10 मिनट के लिए पास करा जा रहा है, और वहां पर कॉपर डिपॉजिट होता हुआ नजर आ रहा है। और हमें गिवन है करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी हमें दे रखी है, दैट इज 90%। हमें बताना क्या है, कैलकुलेट द एक्चुअल मास डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड पर वाकई में कितना मास डिपॉजिट हुआ होगा, इस बात को हमें बताना है। तो हम कहते हैं ठीक है, हम पहले निकालते हैं उसे कितना मास ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, कितना मास रिड्यूस होना चाहिए था, कितना मास डिपॉजिट होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू फैराडेज। फैराडे के हिसाब से कितना मास डिपॉजिट होना चाहिए था, कितना मास इलेक्ट्रोलाइज होना चाहिए था, सबसे पहले ये निकाल लिया जाए। तो हम कहते हैं ठीक है, इसका फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, हमने पढ़ रखा है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैराडे इनटू I इनटू T। तो इक्विवेलेंट वेट कॉपर सल्फेट, कॉपर का भी मैंने निकालना सिखाया था, 63.5 अपॉन 2 इनटू 96500। I 10 है, सॉरी I 2 है, 10 into 60, that would be the mass of the substance that would be electrolyzed, जो इलेक्ट्रोलाइज्ड होना चाहिए था पर हुआ नहीं है। इतना मास इलेक्ट्रोलाइज होना चाहिए था, and it would come out to be 0.39 ग्राम। इतना होना चाहिए था, इतना हुआ नहीं है,
फैराडे के लॉ के हिसाब से इतना मास वहां पर इलेक्ट्रोलाइज्ड होना चाहिए था, पर कुछ हीटिंग इफेक्ट की वजह से, कुछ सेटअप प्रॉब्लम की वजह से करंट वेस्ट हो जा रहा है और उसकी वजह से पूरा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। वह इलेक्ट्रोलिटिक सेल एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए था। तो अब एक्चुअली में कितना मास इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ होगा, तो हम कहते हैं एफिशिएंसी इज 90%। थ्योरेटिकल मास जो हमने कैलकुलेट करा फैराडेज लॉ से, दैट इज 0.39, और हमें निकालना है एक्चुअल मास इलेक्ट्रोलाइज, वाकई में जिसका इलेक्ट्रोलाइज हुआ है, वाकई में वह मास जिसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, वाकई में वह मास जो कॉपर का डिपॉजिट हुआ है, उस मास को हमें निकालना है। ये हमने निकाल लिया है। 90% ईटा हमें गिवन है, तो 90/100 into 0.39 will give us the actual mass deposited. That would give us the actual mass deposited at cathode. इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, एक्चुअल मास निकल गया। That's all about the Faraday's first law of electrolysis and its current efficiency or efficiency of electrolysis. You please copy down fast. और अब इन सब बातों को समझाने के बाद मैं अपना दूसरा लॉ, that is second law of Faraday's को समझाऊंगा। You please copy down fast, फटाफट कर लिया जाए, फिर हम second law of Faraday को इसी वक्त समझेंगे। Copy down fast.